नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज अभ्यर्थी जो है एकत्रित हो रहे हैं प्रयागराज में अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दरअसल पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों का विरोध प्रदर्शन होना है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यदि छात्रों का यही तो होता है, यदि छात्रों के साथ गलत होता है तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इतनी बात बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चीजें ठीक ढंग से करिएगा। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आप पर कुछ आरोप लगे या कुछ ऐसी चीजें हो। अशांतपूर्ण तरीके से यदि आप अपनी बात लोकतंत्र के सामने अर्थात सरकार के सामने, आयोग के सामने रखते हैं, मुझे लगता है कि आपकी डिमांड को माना जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है परीक्षाओं नोटिफिकेशन को लेकर के, कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों को मनोबल प्रदान करेगा और मुझे लगता है कि इसका रेफरेंस लेकर के हमारी जीत हो सकती है। इसके लिए डिकोड एग्जाम आपके साथ में है। बाकी आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा सब चीजें बहुत ही तार्किकतापूर्ण होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें हमारी मांग उसी तार्किकता के साथ करनी चाहिए जिससे सामने वाला के पास कोई हमारे खिलाफ जो कुछ ऐसा ना हो कि हमें वो गलत साबित करे कि आपकी बात गलत है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग पढ़ाई भी लगातार करते रहिए, ये सबसे अहम है और ये सबसे जरूरी भी आपके लिए कि हम सारा कार्य करेंगे, हम अपने हित के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम अपनी पढ़ाई को, अपने एग्जाम को जो हम तैयारी करें उसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना मैं आपको दे दूं। दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से पीसीएस का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम लोग बहुत प्रकार की चीजें आपको देने वाले हैं। क्योंकि सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारा दैनिक जो चीज होती है वो भी हमें करते रहना है, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। आइए हम लोग देखते हैं दरअसल जो हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्या कुछ चीजें रहेंगी। इसमें हम लोग बेसिकली क्या होगा, ये हमारा टोटल जो है इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स होगा, यानी कि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी जो है एक साथ में कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। एनसीईआरटी बेस्ड होगा उसका, यानी कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो भी टीचर्स आपको मिलेंगे वो एक्सपीरियंस टीचर होंगे और जो है वो आपको बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सबसे अहम होता है कि टीचर को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल में आयोग का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कोर्स बेसिकली किस तरीके से चल रहा है, अर्थात क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और आपको कोर्स कुछ उसी प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। यहां पर हम लोग प्रॉपर आपको शेड्यूल देंगे, प्रॉपर तरीके से उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद उस क्लासेस में आपको प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, इसके साथ साथ में लास्ट में फिर आपको आंसर प्रैक्टिस, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है, 1-to-1 डिस्कशन, यानी कि बाय कॉल, बाय टेलीग्राम, ठीक है, बाय व्हाट्सएप आप कॉल टीचर को कर सकते हैं। बहुत प्रकार की सुविधाएं दरअसल आपको जो है दी जाएंगी। ये सारी बातें दरअसल आपको यहां पर इसमें मेंशन है, ठीक है। टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया आपका। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, जो टॉपिक का आप लोग वाइंड अप करते चलोगे, ठीक है, क्लास में उन्हीं टॉपिक का दरअसल आपको क्विज फॉर्म में दरअसल आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एक बात और कि जो भी आप हमें फीस सबमिट करेंगे कोर्स की अपनी, यदि आप पीसीएस प्री प्लस मेंस की तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा को क्रैक करते हैं तो रिवार्ड स्वरूप दरअसल आपको सारी की सारी फीस आपको वापस कर दी जाएगी उपहार स्वरूप कि आपने हमारे साथ मेहनत की है, ठीक है। अब आप जो है मेंस आपने निकाला है, इंटरव्यू तक आप जाइए, इंटरव्यू को क्रैक करिए, परिणाम आपका इंटरव्यू का कुछ भी हो लेकिन आपको फीस वापस कर दी जाएगी, ताकि बाई फॉल्ट, बाई लक अगर आपका सिलेक्शन ना हो पाए किसी कारणवश से तो आप दोबारा से तैयारी पैसे से कर पाएं या हमारे साथ मिलकर के कर पाएं। ये चीजें हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाई हैं। आप लोग इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको जो है जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, तो आप लोग जो है जो नीचे इंफॉर्मेशन के लिए जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, यानी कि 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप इस पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी दरअसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पीसीएस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी अन्य चाहिए
कोई भी अगर आपको जानकारी कोई काउंसलिंग पीसेस की चाहिए जहां पर आपको समस्या हो रही हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म पे आप जाइएगा, वहां पर जो है लिंक दिया गया होगा, उस पर फॉर्म को फिल करिए और वहां से जो है आपको बाद में जो है काउंसलर की या टीचर्स की कॉल आएगी और आपके सारे शंकाओं का समाधान दरअसल कर दिया जाएगा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, आराम से गूगल फॉर्म को फिल करिए और अपनी काउंसलिंग आप करा सकते हैं, जो भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें होगी जो हमने आपको यहां पर बताई हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है RO एंड UPSS प्रीलिम्स जो है वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आप लोग को प्रैक्टिस कराई जाती है, मैं लगातार इसको बता ही रहा हूं, आप सभी लोग जानते होंगे। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज के फॉर्म में तो करीब करीब 9,000 प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो है आपके पूरे जो है सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाएगा। इसमें बेसिकली आपको जो सबसे अच्छी बात है, 15 इसमें आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 PCS का टेस्ट मिलेगा और 5 CSAT के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और इसके अलावा 5000 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के साथ में PDF फॉर्म में, बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए दरअसल ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ करके तैयारी करनी है तो आपको WhatsApp पे लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये कुछ जानकारियां थी, बाकी आप लोग इसको जो है ज्वाइन करिए और बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप सीधे तौर पर मुझसे भी कॉल पर बात कर सकते हैं, अपनी सभी शंकाओं का समाधान PCS को लेकर के आप कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं कल के रिवीजन पर। कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि बताइए वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण जो है कहां पर आयोजित हुआ, तो वो हुआ आपका नई दिल्ली में। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन योजना नवंबर 2024 में कुल कितने वर्ष इसके पूरे हो गए, तो वो हो गए आपके 10 वर्ष। आप लोग 2014 2013-14 की अगर आपको बात याद होगी तो उस समय ये जो स्कीम है वन रैंक वन पेंशन है बहुत ही चर्चाओं में रही थी और वर्तमान सरकार ने दरअसल उसको उस समय लागू कर दिया था। आगे है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 नवंबर को, याद रखिएगा। आगे है गोवा में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से शुरू हुआ, तो वो हुआ 20 नवंबर 2024 यानी कि 20 नवंबर 2024 से। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है, 35%। ये अपने आप में बड़ी न्यूज है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो है 47 यानी कि 47वें नंबर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रखिएगा, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया, तो वो जारी किया गया बेसिकली WHO के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा विचोम अभी हाल ही में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, आपको बताना है कि दरअसल ये जो विचोम नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है किस स्टेट में है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए आप लोग जो नौचंदी का मेला होता है उसका संबंध कहां से है, तो वो है मेरठ में, यानी कि नौचंदी मेला बेसिकली मेरठ में आयोजित किया जाता है और नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है। अगर आप लोग जानते होंगे संभवतः जो है जो बिजनौर के साइड में अमरोहा, नूरपुर है ना, मुरादाबाद, ठीक है, और ये जो सहारनपुर का जो एरिया है उधर का, ये मुझे लगता है कि आप सभी लोग नौचंदी एक्सप्रेस को बखूबी जानते होंगे। और उधर के लड़के नूरपुर हो गया, बिजनौर, सिहारा, ये सब शायद आप लोग जानते होंगे। नौचंदी में जो है ये मेला उधर लगता है और नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है। ठीक है, चलो, आई थिंक बिजनौर के स्टूडेंट्स शायद मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स देखते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम लोग CBC बोलते हैं, CBC के द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है भैया आपका कब से, बताइए फटाफट जल्दी जल्दी से। तो वो किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2024 भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि मध्य में दरअसल ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही CBC, और CBC के बारे में आप लोग जानते होंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके GS के लिए भाई साहब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टास्क नंबर फर्स्ट में आप लोग जो है क्या करिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अर्थात CBC के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। चलिए, विषय क्या है इसका, विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की संस्कृति, ये इस वर्ष का क्या है, विषय है। और क्यों मनाया जाता है, बिकॉज ऑफ हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में बेसिकली क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है,
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ सीबीसी 3 महीने का निवारक सतर्कता अभियान भी आयोजित करता है, जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संगठन शामिल होते हैं। यह अभियान कब से 16 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह भी आप लोग क्या करिएगा, क्योंकि 3 महीने का है ना, तो 16 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव कहां पर शुरू हो रहा है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या फिर में से कोई नहीं? तो इसका आयोजन शुरू हो रहा है भैया नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो पहला पॉइंट सेम इट इज वही कि भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि शुरुआत इसकी कब से हो रही है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे दरअसल इसकी शुरुआत 8 नवंबर से हो रही है। इसके अलावा उद्देश्य की अगर बात करते हैं, यानी कि मोटो क्या होता है, मैंने कई बार कहा है कि आपके एग्जाम में कई बार जो है कूट के फॉर्म में या जस्ट नॉर्मली जो है आपको जो है पूछ लेता है आपसे कि बताओ इसका इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थात ग्लोबली और भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं और शिक्षाविदों का ध्यान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और विरासत पर क्या करना है? केंद्रित करना है। ये इसका क्या है? मोटो है, यानी कि ये इसका टारगेट है, अर्थात इसका ये लक्ष्य है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली, सिंगापुर, लखनऊ या फिर स्वीडन? तो इसका आयोजन बेसिकली किया गया स्वीडन में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोग अगर लाइव चलते हुए अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो बाद में जब वीडियो जब वाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग स्पीड बढ़ा करके या स्पीड स्लो करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। परेशान ना हुआ करिए, अगर लाइव नहीं कर पाता है नोट तो बाद में कर लिया करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि ये सिंगापुर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम इट इज वही है। आगे क्या है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर ने, यानी कि जिसको हम लोग एन.एस. जयशंकर बोलते हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं आपके भारत के, ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। यह कार्यक्रम विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के आसियान भारत केंद्र और ISES यूसुफ इसाक संस्थान के आसियान अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो ये सवाल पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग बात आसियान की कर लेते हैं तो आसियान में क्या है? आसियान में इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया, ब्रुनोई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम शामिल हैं। आप लोग को एक बात बता दूं कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, खासकर वे संगठन जिसमें भारत सम्मिलित होता है, तो कई बार क्या होता है कि उस संगठन में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया, आपका आसियान हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे संगठन है जहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ इसमें भारत शामिल है या नहीं है, या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो ऐसा टॉपिक आप लोग रेडी कर लिया करिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अभी आप लोग को पता होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को लॉन्च किया है। आपको बताना है पहला ऑप्शन क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को व्यवसाय से जोड़ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी विमेन एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्तिकरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के ऋण प्रदान करना, यानी कि उनकी सहायता करना, एक तरीके से वित्तीय सहायता करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हायर एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, अगर उनको कोई समस्या होती है, इसके लिए दरअसल जो ये योजना जिसको हम लोग प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना बोलते हैं, इनमें हम लोग क्या करेंगे, इनमें सहायता की जाएगी ताकि आप हायर एजुकेशन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू वे में कर पाएं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसके लिए दरअसल ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा, इसमें वित्तीय सहायता की जाएगी, बैंकों को बहुत ही कम इंटरेस्ट वगैरह पर ये चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा। चलो, ये यहां पर इसके बारे में दिया गया है और ये केंद्रीय योजना है, आप सभी लोग जानते होंगे। कई बार आपसे किसी योजना के बारे में पूछ लेता है कि यह राज्य की योजना है या केंद्रीय योजना है या संयुक्त योजना है, तो आप कहेंगे ये केंद्रीय योजना है, ठीक है। सार्वजनिक और निजी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे शिक्षार्थियों के लिए यह योजना लागू होगी, चाहे वो सार्वजनिक कोई संस्थान होगा या निजी संस्थान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, बाकी सब चीजें यहां पर
लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है? यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ में, मंगलुरु में, या फिर सूरत में, या फिर हरिद्वार में। हो सकता है आपके दिमाग में ऑप्शन क्या है, सूरत, या फिर आपके ऑप्शन में आ जाए हरिद्वार। लेकिन ना सूरत होगा, ना ही क्या होगा, हरिद्वार होगा। लखनऊ तो वैसे भी नहीं होगा। लखनऊ में तो जो मेट्रो चल रही है, मुझे लग रहा है शायद वो भी घाटे में चल रही होगी। ठीक है, वहां पे लोग जाते नहीं, क्योंकि शायद फेयर आई थिंक ज्यादा है लखनऊ में मेट्रो का। लखनऊ वाले जरा बताइएगा कि लखनऊ मेट्रो में आप लोग यात्रा करते हैं, नहीं करते हैं? और जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि लखनऊ मेट्रो का किराया क्या कम होना चाहिए, फेयर कम होना चाहिए। मुझे लगता है लखनऊ मेट्रो का फेयर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिल्ली के। तो इस पर मुझे लगता है सरकार को उस पर काम करना चाहिए और लखनऊ मेट्रो का जो फेयर है वो थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। राइट, चलिए, तो लखनऊ भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मंगलुरु हो जाएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट, चलिए, तो हाल ही में कर्नाटक मंगलुरु में इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, यह मेट्रो वहां के जल मार्गों का उपयोग करके दरअसल जो है चलाई जाएगी और अपने आप में क्या है, यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं सही है। और ट्रैफिक समस्या जो होती है, हालांकि मेट्रो से तो वैसे भी नहीं होती है, लेकिन बाकी जो चीजें होती हैं वो भी क्या होंगी, शट आउट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे है, रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वां कितना 83 नंबर का वार्षिक सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और अमित शाह क्या हैं? अमित शाह आपके क्या हैं, गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के साथ साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो ये क्या है, सहकारिता मंत्री भी हैं। और जरा बताओ मुझे कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैंने बहुत बार बताया है, कमेंट करके बताइए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए, तो बेसिकली जो अभी भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां जो वार्षिक सत्र हो रहा है, इसका उद्घाटन बेसिकली जो आपके नितिन गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है ना, चलो, 4 दिवसीय सत्र में 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर और अधिकारी इसमें जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका समापन कब हो जाएगा, 11 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, मतलब हुआ या हो गया। आगे, यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? फ्रांस, अमेरिका, नेपाल या फिर रूस? जल्दी से मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर एग्जैक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस होगा। राइट, चलिए, तो यूरोनॉल रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन फ्रांस में होगा, पेपर नहीं, फ्रांस में किया गया। संस्करण कौन सा है? ये 29वां यानी कि 29 नंबर का ये जो है संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। और दरअसल भारत द्वारा इस जो है समिट में जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है, यानी कि शामिल हो रहा है भारत इसमें, भारत को न्योता इसमें दिया गया था। ठीक है, इस वर्ष वायु और सतह के ड्रोनों से नौसेना बलों, समुद्री बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अभिनव समाधान, अगली पीढ़ी की एंटी शिप मिसाइलों, कई शत्रुतापूर्ण ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइल प्रणालियों और दुनिया भर में नौसेना बलों को मजबूत करने के लिए कई अन्य नवीनतम सुविधाओं पर शो आयोजित की जाएंगे। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ, नेवी की बढ़ती हुई शक्तियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ में नेवी से समेत और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें दरअसल इसमें प्रदर्शित की जाएंगी अपने आप में। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर जाम्बिया भारत संयुक्त अस्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लुसाका, ब्राजील या फिर बीजिंग? जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा इसका उत्तर। अच्छा, इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया ना, ये वाला? हाँ, ठीक है, तो बताओ भैया, इसका जो है जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, लुसाका में, ब्राजील में या फिर बीजिंग में? जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा एग्जैक्ट भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि लुसाका, यानी कि कहां पर, जाम्बिया के लुसाका में। और लुसाका क्या है? लुसाका बेसिकली जाम्बिया की क्या है, जाम्बिया की राजधानी है। कौन? लुसाका, याद रखिएगा। और जाम्बिया की करेंसी क्या है? क्वाचा है। ठीक है, चलो, तो हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र लुसाका में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, यह बैठक भारत और जाम्बिया के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, ये बताओ भारत जाम्बिया के राजनीतिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में? तो आप कहेंगे सर 60 साल, यानी कि 60 इयर्स
कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए दरअसल ये सत्र आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। बाकी आप लोग 2-3 पॉइंट और देख सकते हैं। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं तो आप मैप के माध्यम से देख लीजिएगा एक बार कि जो इसकी सीमाएं हैं वो उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया, पश्चिम में अंगोला तथा उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती हैं। और यहां के सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो यहां का जो सर्वोच्च शिखर है जाम्बिया का, वो क्या है? वो है माफिंगा हिल्स है। यह भी आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ जाम्बिया की जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है जाम्बिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आप उत्तर देंगे माफिंगा हिल्स है। ठीक है ना। चलो, बाकी ये सीमाओं से संबंधित अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। मैंने कई बार कहा है कि जब भी कोई देश याद करें तो जाम्बिया के आसपास कौन कौन से जो है देश हैं, क्या क्या है, यहां पर आप उसको क्या करिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार आप लोग यहां से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है, कहां कहां पर है। ठीक है, जैसे कि उत्तर में तंजानिया है इसके, अब देखो उत्तर में तंजानिया आपको मिल जाएगा। तो ये सब, ये देखिए उत्तर में इसका तंजानिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक बार मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। राइट, चलिए अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है एक, वो क्या है कि भारत में ब्लू सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? कौन सी ऐसी सिटी है जिसको हम लोग ब्लू सिटी के रूप में जानते हैं? जयपुर है, जोधपुर है, लखनऊ है, उज्जैन है? जल्दी जल्दी मुझे इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए कि दरअसल भारत में ब्लू सिटी के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज के लिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। टिप्पणी किस पर लिखनी है आपको? भारत छोड़ो आंदोलन और 1857 का रेवोल्यूशन। और ये दोनों टॉपिक भैया आपके प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल एक परीक्षार्थी का फोन आया था हमारे पास और कह रहे थे कि सर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, कैसे क्या करें? हमने उनको समझाया कि इस तरीके से आप लिखिए। तो अगर आपको कोई समस्या अगर पीसीएस में मुख्य परीक्षा में आती है, ये जो मैं प्रश्न आपको देता हूं, प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिएगा। इसी प्रैक्टिस के माध्यम से दरअसल क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग में क्या सुधार होगा। आप इसके लिए कोचिंग में पे करते हो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको दिया जाता है, आप पे करते हो पैसा, लेकिन यहां पर आपको दरअसल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप घर पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई चीज समझ में आपके ना आए तो उस पर मैं आपको ऑलरेडी जो है अलग अगले दिन जो है उस पर मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। बेसिकली आपको कल वाले प्रश्न में इस प्रकार से अपने उत्तर का लेखन करना है, अर्थात राइटिंग करनी है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी थी। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर यूपीपीसीएस 2025 में आपको एडमिशन लेना है या फिर यूपीपीसीएस 2025 से संबंधित आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई डाउट्स है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करिए या फिर जो नंबर हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वहां पर आप जो कॉल करिए, आपसे जो है बात होगी और सारी शंकाओं का समाधान आपको जो है वहां पर कर दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इसके साथ साथ में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आज का जो ध्येय है नॉमिनेशन को लेकर के वो आपका पूरा हो। मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आयोग आपकी बात को, हमारी बात को समझे और पीसीएस और आरओ एग्जाम को एक दिवस में करा करके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को रोक दे। शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, मेरी तरफ से आपका फुल सपोर्ट है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।